हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि इसमें पूरा आपका टॉपिक रहेगा कॉमर्स का। तो यूजीसी नेट पेपर सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट जो आपका है कॉमर्स। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे आपका टोटल 10 यूनिट। एक कंबाइंड क्लास आज करते हैं, एक समरी तरीके से समझते हैं, जो थोड़ा पेपर में रिकॉल करने के लिए अच्छा रहता है। अब पहला इसमें यूनिट आपका आता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा पढ़ेंगे बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग। तीसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। चौथा इसमें पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस। पांचवा इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। सिक्स नंबर हम पढ़ेंगे बिजनेस मार्केटिंग। सेवन्थ पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिक्स। और 8 नंबर पढ़ेंगे बिजनेस लीगल एस्पेक्ट। और 9th पढ़ेंगे बिजनेस मार्केटिंग। और लास्ट में पढ़ेंगे 10th बिजनेस इनकम टैक्स एंड कारपोरेट डबल टैक्स। ये बेसिक आपका 10 यूनिट है। एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहले बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है और इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। दोस्तों, अब बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों, आज देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसको यहां से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, यहां पर लिख देते हैं यूनिट। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट है आपका। अब देखते हैं, पहले देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, एक एक को समझते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स होता है अपने व्यवसाय के पर्यावरण को, आवरण को कैसे बनाया जाए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, कहते हैं कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, कभी गाड़ियों की आवाज़ आती है, पता चला पड़ोसी कभी स्पीकर आवाज़ कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, इससे क्या होता है आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आता है। ऐसे ही जब आप अपने व्यवसाय के एनवायरनमेंट ठीक करना होगा तो कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आप पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर क्या है, इसके बाद अगला पढ़ेंगे फीचर ऑफ बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 5 मिशन कॉन्सेप्ट क्या है, विजन और मिशन क्या है, फिर बिजनेस इन्वायरमेंट टाइप्स क्या है, इसके प्रकार क्या है, जैसे इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, ये बेसिक चीज हो गई। फिर अगला पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने भागों में बांटा गया, जैसे ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो भाग है अर्थात जो सिस्टम है, इसको कितने भागों में बांटा गया। आपका एक होता है सोशलिज्म, दूसरा होता है कैपिटलिज्म, तीसरा होता है आपका मिक्स्ड और चौथा होता है आपका कम्युनिज्म। अगर देखा जाए एक एक टॉपिक को अगर देखा जाए तो पूरा बिजनेस के एनवायरनमेंट का पूरा ये व्यवसाय का निचोड़ एक बात करता है। उस जैसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को, दूध को पकाते पकाते जब आप एक खोआ बना देते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से बिजनेस एनवायरनमेंट एक खोआ की तरीके से बात कर रहा है, पूरा एक बारीकी चीज़ों का अध्ययन करेगा। फिर अगला इसमें हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का जो है पॉलिसी क्या होता है। अब इसमें पॉलिसी अर्थात इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, इस प्रकार के आपका क्या होता है पॉलिसियाँ बनती हैं। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं कुछ गवर्नमेंट के एक्ट होते हैं। अब गवर्नमेंट के एक्ट क्या है, जैसे रेगुलेटरी एक्ट क्या है, मशीनरी एक्ट क्या है, या मशीनरी सिस्टम क्या है, फेमा क्या है, CSR क्या है। नेक्स्ट फिर उसमें पढ़ेंगे आप और भी आगे नेक्स्ट 2-3 टॉपिक जुड़ा होता है आपका, जैसे सोशल कल्चरल क्या है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट एक पढ़ेंगे आपका प्रमोशन क्या है, प्लानिंग क्या है और एंटरप्रेन्योर क्या है। ये बेसिक्स हर एक टॉपिक को देखा जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हमने अभी किया। क्या किया, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पहला, बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है अपने व्यवसाय की स्थिति को बेहतर करना, और बेहतर किस तरीके से होगा, कौन कौन से यूनिट को या कौन कौन से टॉपिक इसमें हमें पढ़ना चाहिए।
पहला तो ये देखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले इसमें कॉन्सेप्ट होता है, एक फीचर आता है, दूसरा इसके इम्पॉर्टेंट होता है, तीसरा इसके माइसल बोलते हैं, कहीं के मिसल कहते हैं, इसके 5 कॉन्सेप्ट होता है। फिर चौथा इसमें जुड़ा होता है विजन और मिशन। विजन मीन्स और मिशन मीन्स, थोड़ा इसको बताते हैं। जैसे आप कभी कल कहते हैं कि मेरा ये मिशन है और ये मेरा विजन है। मिशन होता है जो प्रतिदिन, हर दिन, हर मंथ आप किसी काम को लेकर के एक पॉजिटिव रहते हैं जब तक आप अचीवमेंट नहीं कर लेते अपने गोल को। गोल जो होता है ये लॉन्ग टर्म जो आप रखते हैं वो आपका विजन है, और प्रेजेंट टाइम में जब तक आप काम करते हो आपका मिशन है। जैसे हमने आज का टारगेट रखा कि आज हमें पूरा 10 यूनिट के बारे में एक समरी अध्ययन करना है, तभी हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या चल रहा है, एक ये मिशन लिया है, और जब कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे बाद, ये हमारा क्या हुआ, 2 घंटा जो चला ये पूरा क्या था, एक प्रकार से 2 घंटे के बाद जो होता है हमारा विजन कंप्लीट हुआ। तो विजन और मिशन ऐसा टॉपिक क्यों जोड़ा गया कि व्यवसाय में कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हमेशा कोई न कोई एक गोल रखता है उसे पूरा करने के लिए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो उसका भी एक गोल रखते हैं कि मुझे 2 साल में, 3 साल में IAS बनना है या CA बनना है। CA मीन्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, या CS बनना है कंपनी सेक्रेटरी। तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं, ऐसे कुछ कोर्स होते हैं जिसे हम कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एक टारगेट रखते हैं, और प्रेजेंट टाइम जो काम करते करते जब कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा मिशन के साथ हमारा विजन आ जाता है। ये होता है मिशन और विजन। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका हमने बात किया कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट अगर देखा जाए तो एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे आपका घर है, आपका घर के अंदर जो आपका माहौल होता है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जो घरों में आप बातचीत करते, एक लोकल लैंग्वेज में बात करते, ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय के आंतरिक व्यू क्या होता है। जैसे आप कौन सा वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे, किस वस्तु का मार्केट में डिमांड है, उसकी प्राइस कितना आप रखेंगे, अगर प्राइस रखेंगे तो क्या क्वांटिटी क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये बारीकी चीज़ों का जो अध्ययन करता है ये बिजनेस इंटरनल की बात करता है। अगला होता है बिजनेस एक्सटर्नल। जब आपकी वस्तु तैयार होती है और इसको आप मार्केट में बेचते हैं, तो मार्केट का पोजीशन देखते हैं कि यहाँ पर पता चला कंपटीशन ज़्यादा है, परफेक्ट कंपटीशन है, या मोनोपोली हमारी वस्तु की होगी या ओलिगोपोली हमारी वस्तु की होगी। तो हम जब इसकी बात करते हैं एक लार्ज लेवल में, बाह्य क्षेत्रों में, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। अब एक्सटर्नल में 2 पॉइंट और जुड़ा होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, एक होता माइक्रो, एक होता मैक्रो। माइक्रो मीन्स होता है एक छोटे छोटे लेवल। अब देखिए बाहर होने के बाद भी वहाँ भी बारीकी चीज़ को आप देखेंगे। जैसे बिचौलिए हो गए, जिसको ब्रोकर कहते हैं। पता चला आप अपनी वस्तु को बेचना चाहते हैं, किसी ब्रोकर को सेट करेंगे कि भाई ये पेन है, इसको आपको बेचना है। तो ये भी एक छोटी छोटी बारीकों की बात करेगा। पूछेगा 1 पीस बेचने के लिए कितना पैसा, अगर 100 पीस बेचना है तो कितना पैसा। तो आप उसे बार्गेनिंग करेंगे, उसे कहते हैं मोल भाव करेंगे, देसी भाषा उसको बोलते हैं मोल भाव करना। जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाती है तो उसको लार्ज लेवल में, होलसेल में आप क्या करते हैं, बिक्री करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला शुरू होता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इकोनॉमिक सिस्टम। अब बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है देखिए। अब इकोनॉमिक्स जैसे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड, और एक जुड़ा हुआ है कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट बोलते हैं। जैसे चाइना में, क्यूबा में, आपका रसिया में जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कम्युनिस्ट है। कैसे, पहले समझते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स क्या होता है, जहां पर सरकार अर्थात जो पब्लिक है वो वोट करती है, वोटिंग करती है, वोटिंग करके किसी की सरकार बनाती है। जैसे भारत में है NDA गवर्नमेंट है, NDA, UPA गवर्नमेंट है, BSP है, आपका सपा है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो पार्टियां भी है। बट जो मेन पार्टी अगर देखा जाए आजकल NDA और UPA है। तो जनता क्या करती है, उनको सेलेक्ट करती है, चुनाव होती है। अब मान लीजिए आप अपना मताधिकार दिए, तो जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए जो सरकार वेलफेयर करती है, जो कल्याणकारी करती है, जैसे रोड बनाना, बीमा, हेल्थ बीमा चलाना, लोगों के घरों में उज्ज्वल योजना लाना, लोगों को जो आपका आवास देना,
तो इस प्रकार के जो समाज के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, पानी, भोजन और स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे, ये सारी चीज़ें किससे जुड़े होते हैं? ये वेलफेयर के लिए होते हैं। जो सरकार जो पूरा नियंत्रण रखती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं सोशलिज्म, इकोनॉमिक्स। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो सोशलिज्म भी दिखता है और कैपिटलिज्म भी दिखता है। अब दूसरा बात करते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है? यहाँ पर पूरा सरकार प्राइवेट को सौंप देती है। यह सरकार वेलफेयर के लिए काम नहीं करती, सब कुछ कैपिटल को दे देती है। कैपिटल मीन्स प्राइवेट सेक्टर को। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं, तो आपको टारगेट क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। और जब आप अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएंगे तो जो आपके पास पैसा आएगा उससे आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। उसी टैक्स से क्या होता है? सरकार जो होती है रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, कॉलेज बनाती है, यूनिवर्सिटी बनाती है, इत्यादि सारी चीज़ों की क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। ये होता है प्राइवेट का, तो जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। लेकिन भारत ने क्या कर लिया? यहाँ कुछ पूंजीपतियों को अपने साथ रखा और जनता तो भाई यही है, तो जनता और प्राइवेट जो पूंजीपति, इन दोनों को मिला करके भारत में कौन सा इकोनॉमिक्स है? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। तो जहाँ पर प्राइवेट अर्थात सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मिलकर काम करते हैं उसको बोला जाता है सोशलिज्म। भारत को इसीलिए देखा जाए तो पीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे कि सरकार क्या करती है? सरकार जो होती है समाज को बेहतर करना है तो क्या कहेगी? बड़े बड़े उद्योगपति जैसे टाटा, बिरला, ऐसे जो लोग हैं आपके अडानी, महेंद्रा, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन हैं उनको अपने साथ रखती है। उनको बोलती है कि देखिए मेरे पास टैक्स का रेवेन्यू कम है, आप एक काम करिए, जो रोड है आप इसको 20 साल तक कॉन्ट्रैक्ट ले लो, आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो, अच्छी रोड बना के हमें दो। दूसरा सेक्टर दे देंगे रेलवे, आप पूरा रेल लीजिए, अच्छा सी काम करिए, इसको बनाइए, हमारे पास इतना पैसा नहीं। तो सरकार क्या करती है? प्राइवेट वालों का हेल्प लेकर के उसको काम करती है। यहाँ पर पीपी मॉडल इसको बोला गया है कि प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक मीन्स जो जनता की जमीन है, सरकार की जो जमीन है, ये दोनों के क्या, दोनों मिलकर के काम करते हैं, इसको बोलते हैं पीपी मॉडल। अब पीपी मॉडल ही जो है आज प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए एनडीए गवर्नमेंट इसी का ज़्यादातर आधार बना के काम कर रही है। होना भी चाहिए। अगर आप अपने देश को डेवलप चाहिए तो भाई रोड होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रोड नहीं अच्छे हैं तो आप कैसे व्यापार करोगे? आप कभी सोचिए, दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए आपको लगते थे 10 घंटे, आज जो आप 6 आवर में आप सीधे दिल्ली से बाई एक्सप्रेसवे होते हुए आप पहुंच जाते हैं लखनऊ 6 घंटे। आपका 4 घंटे आवर बचा कि नहीं बचा? इससे क्या हो रहा? आपका समय भी बच रहा है। आपका समय बचने के साथ साथ उस समय से कुछ और आउटपुट कर सकते हैं। बट बहुत कुछ चीज़ के क्रिटिसाइज लोग करते हैं, बट मेरा इस चीज़ पे नहीं जाना, मैं टॉपिक पर बात करता हूँ। आइए फिर बात करते हैं। अगला आता है आपका कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट बोलते हैं जिसको। कम्युनिज्म मीन्स होता साम्यवाद। साम्यवाद मीन्स होता, मान लीजिए ए और बी सी डी 4 भाई हैं, यहाँ क्या करता सरकार? सबके लिए बराबर का अधिकार दे देता है कि भाई आपके भी जेब में 100 रुपया, इनके जेब में 100 रुपया, इनके भी जेब में 100 रुपया, सबको 100-100 रुपया दे देगा। यहाँ पर क्या है? कोई ऐसा नहीं है कि कम हो, सबके लिए बराबर की बात सोचा जाता है। अगर मालिक का फैक्ट्री है तो उस मालिक का हक तो है, प्लस उसमें जो लेबर काम कर रहा उनका भी उसी फैक्ट्री में राइट होता है, लायबिलिटी होता है, एक प्रकार से उनका भी अधिकार बनता है कि भाई मेरा भी हक है इस कंपनी में। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो साम्यवाद का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने मार्क्सवाद करके एक व्यक्ति है, इन्होंने सबसे पहले विचारधारा दिया था। और ये विचारधारा इस तरीके से आग लगी कि अगर देखा जाए तो रूस में काफ़ी क्रांतिकारी हुआ, चाइना में काफ़ी क्रांतिकारी हुआ, क्यूबा में हुआ, आप अगर चले साउथ कोरिया चले जाइए, नॉर्थ कोरिया चले जाइए, आप ये सब पूरा के वियतनाम में चले जाइए, ये सब क्या थे? पूरे एक प्रकार से कम्युनिस्ट ही देश बन गए। भारत में भी अगर देखा जाए कुछ पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पे बात करती हैं, जिसको लेफ्ट बोलते हैं और राइट बोलते हैं, दो अलग अलग गुट है और इसी पर अपना पॉलिसी खेलते। बट राइट और लेफ्ट खराब नहीं है, दोनों का विचारधारा एक है, मंजिल एक है, बट रास्ते अलग अलग हैं।
तो ऐसा चीज़ें बनाया गया था। बट ये फ़र्क होता है साम्यवाद में और डेमोक्रेसी में। क्या फ़र्क हो जाता है दोस्तों? डेमोक्रेसी में आपको बोलने का अधिकार है, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में आप अपने सरकार को कुछ भी कह सकते हैं, छोटे छोटे मीम बना देते हैं, कार्टून बना देते हैं, आप ये कर सकते हैं। बट आप अगर यही कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपका राइट छीन लिया जाएगा। बस यही फ़र्क है। इसलिए आप आज़ाद देश में हो, भरपूर इंजॉय करो, बट सोचो कि आपके अपने देश को बेहतर करना है तो भैया हमें ना कम्युनिस्ट ना ज़्यादा डेमोक्रेसी, खुद में सोचो, देश खुद डेवलप होगा, काम करो। आइए अगला हम बात करते हैं। तो आपको हो गया सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड और कम्युनिस्ट। अब अगला हम बात करते हैं। अगला आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या होता है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी। बजट डिफिसिट क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है? ये क्या करता है? सरकार एक मौद्रिक नीतियाँ बनाती है। मौद्रिक नीतियाँ क्या होती है? जैसे टाइप्स ऑफ मनी क्या है, M1 मनी क्या है, M2 मनी क्या है, M3 मनी क्या है, M4 मनी क्या है, किसमें डिपॉजिट है, किसमें करेंसी है, किसमें बैंक जुड़ा है। ये पूरा मनी का एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी मीन्स होता है कैसे नियंत्रण किया जाए मनी को। आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। जैसे इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, क्रैपिंग इन्फ्लेशन हो गया। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बहुत प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन पे। अगर मान लीजिए मार्केट में प्रोडक्शन कम होने लग गया, मार्केट में प्रोडक्शन अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन कम करो, आलू का उत्पादन कम हो जाए, चावल का उत्पादन कम हो जाए और यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। और जब प्राइस बढ़ेगा तो आपकी मार्केट आपकी क्या होगी? जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि भाई कभी यही पेन था मैं 10 रुपये का लाता था, आज यही पेन है मैं 25 रुपये का ला रहा हूँ। अब सोचिए 15 रुपये को हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? कारण कई हो सकता है। हो सकता है इसकी मटेरियल कीमत बढ़ गई, हो सकता है इसकी जो इंक का मैन्युफैक्चरिंग उसकी प्राइस बढ़ गई, हो सकता है इसकी कैरी जो ढुलाई उसकी बढ़ गई, लेबर का जो आपका फीस चार्ज है, वेजेस है, सैलरी उसकी बढ़ गई है। तो कई रीज़न इस पर इम्पैक्ट करता है। बट अगर देखा जाए तो 15 रुपया इसका एक्स्ट्रा हमें पैसा देना पड़ रहा है, इसका मतलब है या तो इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है या तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। यहीं पर शुरुआत होता पूरा इकोनॉमिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर, डिमांड और सप्लाई। और डिमांड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। और कभी कभी कुछ सीजनल चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है। तो ये अपना इकोनॉमिक्स का इनकम, सीजनल, क्रॉस इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, इन्फिनिटी, अलग अलग बहुत इसकी क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। बट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है पैसे के नियंत्रण कैसे किया जाए। डिमांड अगर ज़्यादा हो रही है या सप्लाई कम हो रहा है तो उसको कैसे नियंत्रण करती है, पैसे को कैसे नियंत्रण करती है, वो आरबीआई करती है। इससे कुछ बेसिक रूल होते हैं जिसमें रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, एसएलआर क्या है, इसके बेसिक आधार है, स्ट्रक्चर है। जैसे आप भी किसी चीज़ गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को नियंत्रण करने के लिए क्या होता है? क्लच लेते हैं, फिर उसके बाद गियर छोड़ाते हैं, फिर ब्रेकर मारते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो आरबीआई जो गैर रूपी उनका हर एक टूल है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, इन्हीं को क्या करती है? वो कंट्रोल करती है। किसी को बढ़ाएगी किसी को घटाएगी, वो बैलेंस करती है। ठीक है, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अगला पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी। फिस्कल जो आपका राजकोष है, जिस सरकार, कोष मीन्स होता है जैसे कि कोष बनाते हैं ना, कि आपका जैसे घर है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, घर है तो घर में आप बहुत कुछ सामान रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या रखा, उसमें गोल्ड है, कुछ कैश है। अब कैश हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ लिक्विडिटी एसेट्स होते हैं। अब लिक्विडिटी एसेट्स में जैसे आपका गोल्ड हो गया, चैन हो गया, किसी का बॉन्ड हो गया, बॉन्ड वगैरह जैसे आपका जैसे शेयर बॉन्ड्स वगैरह आजकल देते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, लोग पैसे लगा देते हैं, एलआईसी करवाते हैं। ये सारी चीज़ें एक बॉन्ड का ही टाइप्स हैं, प्रकार है। तो ये आपका क्या होता है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एक फिजिकल, अगर देखा जाए तो
एक कोष बना रखे जिसमें सब कुछ भरा हुआ है, पैसे ही पैसे हैं। अब लेकिन इसमें कमी कब आता है और बढ़ोतरी कब होता है? सरकार के पास मान लीजिए राजकोष ही है, और उसमें अगर वो खर्चा ज़्यादा करेगा, पैसा ज़्यादा उसमें से खर्च करेगा तो कोष तो कम ही होगा। अगर टैक्स ज़्यादा पैसा रेवेन्यू आएगा तो कोष बढ़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट। अब लेकिन ये बढ़ता घटता कैसे है, इसका कारण क्या होता है? भाई अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये में से 10 रुपये खर्च करेंगे, रोज़ करेंगे, तो आपका अगले 10वें दिन आपका 100 रुपये खर्च हो गया। अगर 10 रुपया वही है आपके पास है, अब 10 रुपया किसी को ब्याज पे दे रहे हैं, तो उससे जो पैसा अर्निंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, ये बेसिक चीज़ें क्या होता है, आपका इनकम बनता है। तो इसी को बोलते हैं बेसिक। एक बनता है बजट। अब बजट में क्या होता है, एक कैपिटल बजट, एक रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट मीन्स क्या होता है और रेवेन्यू बजट क्या होता है? कैपिटल जो होता है आपका पूंजी होता है, जो फिक्स्ड जैसे कैपिटल होता है, इसमें दो होते हैं। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ लो, रोड हो गया, आपका ब्रिज हो गया, ये बेसिक सारी आधार होते हैं। इनसे जो आपको पैसा आता है, जैसे टोल टैक्स से पैसा आ गया, आपका ये क्या हुआ, कैपिटल रेवेन्यू। आपका रेलवे से जो पैसा आया टिकट से, ये आपका कैपिटल रेवेन्यू। आपके हॉस्पिटल से जो आप वहाँ से पैसा आता है, भाई दवा बिकता है, पर्ची कटता है, उससे जो पैसा है वो कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है, तो जो आपका पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू, और फिर उसी पैसे जब उसी चीज़ को बनाने में खर्च करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से रेवेन्यू सेक्टर में आइए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे आप सैलरी दे रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो आप सैलरी पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पता चला सरकार उसी पर टैक्स लगाती है, हाउस प्रॉपर्टी पे इतना टैक्स, आपकी सैलरी पे इतना टैक्स, आपके बिजनेस पे इतना टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं जीएसटी, तो जो जीएसटी के माध्यम से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो पैसा कलेक्ट होता है वो सरकार की क्या हो जाती है, रेवेन्यू। तो इस दोनों के बेसिक क्या बनता है, बजट, कैपिटल और रेवेन्यू। अगर कैपिटल कहते हैं एक चीज दोस्तों, कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म होता है। बट रेवेन्यू कहते हैं अगर घाटे में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल अगर घाटे में हो गया तो कहते हैं बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि जैसे घाटे का मतलब क्या होता है, आपने ब्रिज बनाया, अब ब्रिज टूट गया, हाईवे बनाया टूट गया, तो आपका लॉस हो रहा ना। तो बजट की और रेवेन्यू में क्या हुआ, रेवेन्यू में अगर चलो पैसा वापस नहीं आया, एक बात करते हैं, पैसा वापस नहीं आया, तो लेकिन वो पैसा अगर कोई जैसे उधार लेके चला गया, बैंक से पैसा उधार लेके चला गया, और पैसा अगर वो पैसा हमारे देश में ही वो व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा क्या कर रहा है, मार्केट में सर्कुलेट तो किया है, उस पैसे से कुछ ना कुछ तो अर्निंग हो ही रहा है। तो रेवेन्यू अगर कभी घाटे में होता है तो देश को नुकसान नहीं होता, लेकिन कैपिटल अगर लॉस होता है, बिल्डिंग टूट गया, मशीन टूट गया, तो आपका लॉस दिखेगा। लेकिन अगर कोई लोन लेके पैसा वापस नहीं किया तो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं आपके देश में सर्कुलेट कर रहा है। इससे नुकसान नहीं बल्कि आपका फायदा ही है। तो बेसिक चीज कुछ बारीकी समझना पड़ता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला इसमें आपका आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या क्या टाइप्स है एक एक समझते हैं। पहला इसका आता है फीचर, इसकी विशेषता। पहला इसमें है फीचर। अब इसके फीचर समझो। दूसरा इसके इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे इसके मिसल बोलते हैं, 5 कॉन्सेप्ट किसके हैं। और चौथा इसमें आपका आता है विजन एंड मिशन। दोस्तों अब देखिए फीचर क्या होती है। किसी बिजनेस की एक विशेषता होता है, एक पर्टिकुलर चीजों को समझना चाहिए।
जैसे आप व्यवसाय जब करते हैं, आप कोई संस्था खोलते हैं, कोचिंग खोलते हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज़ से मार्केट में जब आप उतरते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, जिसमें से 7 पॉइंट का इंडिकेट किया गया है। मैं बताता हूँ पहला क्या होता है आपका इंटरनल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, सिस्टमेटिक क्या होती है, डेंजर्स क्या होती है, इमरजेंसी क्या होती है, रूल ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है। आप सोचिए कितनी चीजें आपको फेस करना होता है। ऐसे आपको बताते हैं फीचर जो होती है क्या क्या। नंबर 1 इंटरनल, भाई आपका आंतरिक रूप से आपको अपने लेबर को कितना चार्ज देना है। आप शुरुआत जब बिजनेस करेंगे, कोई संस्था खोलते हैं, तो टीचर आप हायर करेंगे, टीचर का फीस कितना रखना है। एक वहाँ जो ऑफिस बॉय है, पोछा मार रहा है, पानी दे रहा है, तो उसका कितना फीस रखेंगे। पता चला कल ऑफिस बॉय नहीं आता है, पता चला कल टीचर 10 दिन आपके यहाँ संस्था में पढ़ाए फिर छोड़ के चला जाता है। ये आपका इंटरनल फोर्स करता है। ये बारीकी विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी होता है। अब आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं को अगर देखा जाए दोस्तों, तो उनकी सबसे ज़्यादा अगर कोचिंग चलती है तो टीचर के आधार पर। अगर टीचर कल छोड़ के चला जाता है तो बहुत बड़ा उसका लॉस होता है, क्योंकि टीचर पे ही स्टूडेंट भरोसा करते हैं। अगर टीचर ही नहीं क्लास में रहेगा तो क्या करेगा बच्चा, वो बहुत बड़ा लॉसेस का कारण बनता है इंटरनल। इसलिए आपको बारीकी चीज़ को आंतरिक व्यू में देखना चाहिए। कि तभी लोग क्या करते हैं आजकल, किसी भी टीचर को हायर करते हैं तो उसका एक लिखित लेते हैं कि 10 ईयर या 5 ईयर तक आप हमारे संस्था में पढ़ाते रहेंगे। भाई एक रूल होता है, कल के टीचर 2-4 मंथ अच्छा पढ़ाया, उसके पढ़ाने की शैली अच्छी थी, बहुत सी स्टूडेंट जुड़ गए, कल वो छोड़ के चला जाएगा तो लॉस को उठाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स। दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल क्या है, आपकी संस्था खुल गई, अब बाहरी कंपटीशन देखना है। अब बाहर क्या है, कंपटीशन है। 2 कोचिंग खुल गई, मान लीजिए कोचिंग है, कोई खुल गया AKN, कोई खुल गया PKN, कोई खुल गया GKN, कोई खुल गया TKN, और किसी कोचिंग का नाम बस अपना आर्टिफिशियल नाम रख दिया दोस्त, कोई किसी अपने मन पे ना ले ले, क्योंकि बहुत सी कोचिंग मार्केट में है। अब उसमें कंपटीशन होना शुरू हो गया। अब कंपटीशन शुरू हो गया, आपको बाह्य रूप में देखना है। पता चला अगला बोलता है नहीं मैं अपने फीस जो है 2 लाख रखा हूँ, और वास्तव में पता चला वो 1.5 लाख में पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी उसको देखा पता चला प्राइस रख दिए 2 लाख, आप में बच्चा आ ही नहीं रहा, बच्चा उसमें जा रहे हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। बाह्य क्या इसका इम्पैक्ट कर रहा है। 7 पॉइंट जो फीचर इसकी बात करता है, हर एक बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। फिर होता है इसमें आपका डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। सिलेबस चेंज हो गया, जैसे अभी आप UGC नेट का देखिए, बीच में काफ़ी बहुत इसका तालमेल होता रहा, सिलेबस चेंज होगा, छोटे छोटे लोग स्क्रिप्ट वीडियो बनाते हैं। दोस्तों व्यूज़ के चक्करों में ऐसा क्यों बच्चों को गुमराह करते हो। अगर नॉलेज है तो ढंग से पढ़ाओ, मत ऐसा करो भाई, मैं खुली बात करता हूँ। अब क्या है, वहाँ पर क्या करते बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, नेगेटिव होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अरे क्या होने वाला है, सिर्फ पैसे के लिए दुनिया भूखी है। चलिए अगला बात, अब इसमें क्या होता है, डायनेमिक चेंज होता रहता है। क्या चेंज होता है, अब पता चला गवर्नमेंट थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया। जैसे अभी आप देखोगे UGC नेट में 3 कॉन्सेप्ट ला के दे दिया। पहले JRF होगा, फिर नेट होगा, उसके बाद जो बच्चा पासिंग मार्क नंबर लाएगा तो उसको PhD में एनरोल होने का एडमिशन मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। तो ये होगा आपका डायनेमिक चेंज हो रहा है। एक होता है रिलेटिव। क्या होता है, अब रिलेटिव मीन्स क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कोरिलेशन होता है, सहसंबंध। पता चला मार्केट में उन्होंने कोई एक स्कीम चला दिया, स्कीम चलाया कि भाई मैं यहाँ बच्चों को दिल्ली शहर में रहने का, खाने का, पढ़ाने का सारा चीज़ कर रहा हूँ। आप भी उसी देखा आप भी रिलेट हो रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। इस चीज़ें क्या हो रहा है, एक पूरी इसकी विशेषता बता रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसे आपको नहीं समझा, बिजनेस इन्वायरमेंट का हर एक बारीकी को समझना है। इंटरनल, एक्सटर्नल, डायनेमिक, रिलेशन, डेंजरस। डेंजरस मीन्स क्या है, अब सपोज करिए मार्केट में आपने कभी देखा होगा,
पहले बहुत सी गाड़ियाँ आती थी डीजल की, उसके बाद पेट्रोल हुआ, फिर उसके बाद सीएनजी हो गया, अब देखिए तो बिजली से चल रही, बैटरी से चल रही। ये क्या है आपके लिए? एक डेंजरस जोन होता है। पहले क्या ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, बहुत से बच्चे आके पढ़ते थे। अब हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्या हो गया, बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपके लिए क्या हो रहा है? एक एडवांस लेवल में चेंज होना, ये चैलेंजिंग होता है, आपके लिए चुनौतियां खड़ा करता है। आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, एडवांस लेवल में रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी विशेषता बताती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। कोई प्रोडक्शन आप बना रहे हैं तो आपको बी अलर्ट होना पड़ेगा, हमें 10 साल पहले एडवांस लेवल में सोचना चाहिए, एस्टिमेटेड रहना चाहिए। ये बारीकी बात करती है, आपके फीचर की बात करती है। मैं बहुत आज बारीकी चीज़ से बता रहा हूँ दोस्तों, ये फीचर की बात करती है। दूसरा होता है इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है। इंपॉर्टेंट यही याद रखना है भाई, किसी वस्तु को आप बना रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या रखना है, उसकी क्वांटिटी क्या रखना है, उसकी मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, क्या डिमांड के अनुसार आप वस्तु प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, पता चला हिंदी बेल्ट के बच्चों को डिमांड हिंदी में ही कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर उनके पास हिंदी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बच्चे कैसे अपने आप को आउटपुट अच्छा दे पाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, या बाइलिंगुअल करो, इंग्लिश मीडियम में भी समझ जाएगा, हिंदी मीडियम भी समझ जाएगा। तो ये आपके लिए क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रखा गया, क्या क्या महत्व होना चाहिए, क्या क्या उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो ये होती क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, प्राइस हो गया, प्रोडक्शन के हो गया, किसके लिए वस्तु उत्पादन करना है, किसके लिए नहीं करना, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। चेंजिंग आता है तो कैसे हमें अपने आप को बी अलर्ट होना है, इसकी इंपॉर्टेंट की बात करता है। इसमें आपका 6 पॉइंट इंडिकेट किया गया दोस्तों। अगला आता है 5 मिशन। एक मिशन मीन्स होता है, यही चीज ये भी जुड़ा है। आप मिशन में क्या होता है, 5 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी इन्होंने दिया है, यही सारी बातें फिर इसी में भी इंक्लूड है, कोई नई बात नहीं है। कि मार्केट में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिमांड देखना है, फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि एक अगर इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ा होगा किंग ऑफ डिमांड, कि भाई जो कंज्यूमर है वही राजा है, कंज्यूमर किंग ऑफ डिमांड। तो कंज्यूमर जो है एक राजा है। कैसे राजा है? आप दुकान खोल के बैठे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, अगर उसके अनुसार मैं टॉपिक नहीं दे पाया, उसके अनुसार मैं एडवांस चीज़ें नहीं बता पाया, अगर वो मेरा नहीं देखेगा तो मैं कुछ नहीं हूँ, है तो भाई कंज्यूमर है। कंज्यूमर के अनुसार अगर वो चीज़ें उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, कंज्यूमर के अनुसार अगर हम उसके चल रहे हैं, जैसी डिमांड है और वैसे हम वस्तु क्या करें, सप्लाई करेंगे तो ठीक है। दूसरा तो उसी का डिमांड, फिर करो प्रोडक्शन, फिर करो सप्लाई, फिर रखो उसकी प्राइस, फिर उसके करो प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या होता है? प्रमोटिंग करना, विज्ञापन करना। अब जैसे पेन है, इसकी अच्छी पैकिंग करो, इसकी अच्छी एक प्राइस रखो, और लोगों को आजकल देखिए जैसे छोटा छोटा मार्केट में देखते होंगे, हमेशा 2 मिनट बाद ऐड आता रहता है। जैसे आपका पेप्सी का आएगा, माउंटेन ड्यू करके आएगा, एक व्यक्ति माउंटेन ड्यू लेगा, पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, उसको पीने के बाद ऐसा लगेगा कि पहाड़ों से भाई कूद जाएगा। अतिशयोक्ति कर रहा, पर्सोनिफिकेशन कर रहा, मान बताए राई को पहाड़ बना देता है। इस प्रकार से आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, बट जो रियल है वही दिखाना है। ये सारी चीजें होता है आपका 5 मिशन कॉन्सेप्ट का। अगला होता है विजन और मिशन। विजन मीन्स होता है आप जो लॉन्ग टर्म कोई रखते हैं, कि जैसे आपको अगर टारगेट रखे मुझे JRF निकालना है, ये आपका विजन है। और जो प्रतिदिन हर दिन आप बैठ के पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, DI का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हैं, अपना ऑप्शनल की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका मिशन है। आपने जैसे आज का टारगेट रखा मुझे 8 आवर पढ़ना है, ये आपका मिशन है। और जब 8 आवर रोज पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जिस दिन आप एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर गया, जो आपने पाया वो आपका विजन था। इसलिए कोचिंग का बहुत से लोग नाम रखते हैं विजन कोचिंग IAS, तो बड़ी अच्छी चीज़ है और अच्छा भी होना चाहिए, नाम ब्रांडेड है। तो ये आपको होता है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जाके सिलेबस में देखिएगा, पूरा यही चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने लेक्चर दिया। अब इसमें दूसरा आता आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टाइप्स क्या है। ये तो था आपका टाइप्स,
कितने भागों में इसको बांटा गया। अब आता है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो है एक प्रकार से इकोनॉमिक्स टाइप्स क्या है। अब इसमें इकोनॉमिक्स टाइप्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स टाइप्स। अब इसमें एक देखिए, अब बिजनेस इन्वायरमेंट में जो इकोनॉमिक्स टाइप्स क्या होते हैं, इसके 4 होते हैं। एक होता है सोशलिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म और एक होता है आपका मिक्स्ड, ठीक है। एक होता है आपका कम्युनिज्म। ये हमने बस शॉर्टकट में जो जगह कम है दोस्तों इसलिए आप समझाते पहले। सोशलिज्म मीन्स होता है जिसमें सरकार खुद सोचती है समाज को बेहतर करने के लिए, अपने देश के जो लोग हैं, जैसे भारत जैसे देश में अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 90% लोग एक प्रकार से क्या जी रहे हैं, एक सोशलिज्म में ही जी रहे हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड है। 10% ही लोग जो हैं उद्योग या व्यापार काम करते हैं। आप सोचिए तो भारत क्या सरकार सोचती है भाई, जो 90% लोग वोटिंग करते हैं जिससे सरकार बनती है, तो सरकार इन्हीं के बारे में सोचेगी। आप एनसीईआरटी की किताब में जाइएगा तो वहां पर एक तरफ लिखा होगा सोशलिज्म जो समाज है, एक तरफ होगा कैपिटलिज्म जो बिजनेसमैन है, और एक तरफ लिखा होगा कंज्यूमर जो आपका डिमांड करता है मार्केट में, तो यहाँ पर सरकार है। अब सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी बनाती है, उसको समाज को भी देखना है, पूंजीपतियों को भी देखना है, कंज्यूमर को भी देखना है। तो सरकार क्या करती है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनको अपने साथ रखती है। क्या करती है, जितनी गवर्नमेंट सभी कुछ संपत्तियां हैं, रोड है, रेलवे है, हॉस्पिटल है, आपका एयर हो जो आपका आजकल पोर्ट है, बंदरगाह है, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, इनको दे दिया, बोला भैया इनको तुम डेवलप करो और हमें डेवलप चाहिए, अब कुछ नहीं, हमें सब डेवलप चाहिए। जब डेवलप होगा तो लोगों जो यहाँ से लोग हैं इनको इसी काम में लगा देंगे, और जब ये इसी काम में लग जाएंगे, लोग जो बेरोजगार हैं तो रोजगार हित हो जाएंगे, काम इनको मिल जाएगा। यही हमारा समाज क्या होगा, जब समाज के हित के लिए अगर सरकार सोचती है, समाज के हित के लिए, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट सोचती है, उसी बोलते हैं सोशलिज्म। बस इतना समझ। अगला आता है कैपिटलिज्म, पूंजीपति या पूंजीवाद इकोनॉमिक्स। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, सिर्फ यहाँ जो आपका अगर देखा जाए कोई एक देश है मान 100% है, अब यहाँ पर पता चला 90% क्या है, लोग पूंजीपति हैं, सबके पास रोजगार है, सब लोग हाई सोसाइटी में रहते हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, 10% लोग गरीब हैं। आप सोचिए, क्योंकि यहाँ लोगों को पूरा फ्रीडम दिया गया, जो मन में आए वो करो, गवर्नमेंट की तैयारी ना हो कोई बात नहीं, व्यवसाय करो। आपको व्यवसाय करना है, लाइसेंस लो, बस खाली फार्म भरो कि मुझे अपने देश में व्यवसाय करना है, किसी भी प्रकार का आपको रोक टोक नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, अपना व्यवसाय बहुत उच्च तक ले जाते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ऐसे जो डेवलप कंट्री हैं, इन लोगों के पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा पूंजीपति लोग होते, पैसे। अब ये लोग जो पैसे वाले होते हैं, ये क्या करेंगे, अपने देश को डेवलप तो करेंगे ही, और जो 10% इनको पता ही नहीं चलेगा ये भी कब अमीर हो गए। तो होता है आपका कैपिटलिज्म, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगला होता है मिक्स्ड, जब आपके सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मिल जाता है, वहां बन जाता है आपका मिक्स्ड। और मिक्स्ड भारत को अगर देखा जाए, हम पूंजीपतियों को भी और आम जनता को भी, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इसलिए भारत में बोला जाता है पीपी मॉडल क्या है। मेंस में यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीपी मॉडल की जरा व्याख्या करते हुए समझाइए, ये कब लाया गया था। अगर देखा जाए तो 1947 के बाद देश में इन्वेस्टमेंट मॉडल लाया गया था। इन्वेस्टमेंट मॉडल का मतलब है कैसे विनियोग किया जाए, कैसे हॉस्पिटल लगाया जाए, कहाँ कहाँ बनाना चाहिए, जनसंख्या किस एरिया में सबसे ज़्यादा है। देखिएगा, याद रखिए, सबसे ज़्यादा जिस एरिया में जनसंख्या ज़्यादा होगा और उसी एरिया में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। क्यों भाई, लोग ज़्यादा लोग हैं, आपस में लड़ाई भी करेंगे, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, बीमार होंगे, एक दूसरे के सर फोड़ेंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे। दूसरा है
मारपीट करेंगे तो वहाँ पर तिहाड़ जेल है, ये जेल है, वो जेल है, बंदी भी, तो सब कुछ अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। जेल भी देखने को मिलेगा, वकील भी लोग मिलेंगे बढ़िया, और हॉस्पिटल भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एक होता है कम्युनिस्ट, जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट। इसको हमने अभी लेक्चर में ही बोला था, फिर से उसको बता रहे हैं। जहाँ पर लोगों को बराबर का अधिकार, बट यहाँ पर लोग बराबर का अधिकार तो होगा लेकिन स्वतंत्रता नहीं होती है अपनी बात रखने का। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सरकार जो सरकार होती है, एक ही सरकार रहती है, वो सोचती है कल अगर लोग बराबर हैं, सबके पास 100 रुपया है, किसी के पास 200 रुपया आ गया, 300 हो गया, तो उसके पास पैसा होगा तो पैसे के आधार पे क्या कर सकती है, मेरी सत्ता छीन सकती है। तो इसलिए कम्युनिस्ट में कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कुछ चीज़ें खराब भी है। तो ये 4 प्रकार के इकोनॉमिस्ट उसको बांटा गया है। ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स टाइप्स। अब अगला हम बात करते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। अभी इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पहले इन बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में ही बात करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ एक प्रकार से व्यवसाय का जो टाइप्स तो होता है, कभी कल वहां पूछता है व्यवसाय का और कुछ इसकी बारीकी चीज को 2-3 पॉइंट इंडिकेट किया गया है, जिसमें आता है आपका इंटरनल, एंड एक्सटर्नल। अब देखिए दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल थोड़ी सी बारीकी चीज छूट रहा था, इसको बता देते हैं। जब आप आंतरिक, जैसे कहने का मतलब है आप अपने घर के अंदर या अपने परिवार में लोगों से अच्छा अपना तालमेल बना के रखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय के अंदर कोई वस्तु का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कोई वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो आप उस वस्तु को ये चेक करेंगे भाई इसकी डिमांड कितनी मार्केट में। पता चला डिमांड है नहीं, आप बहुत से ज़्यादा वस्तु को उत्पादन कर दिए, अब उसकी बिक्री नहीं होगा तो आप तो लॉस में चले जाएंगे। तो आपको देखना वहाँ पर बारीकी चीज़ को, आंतरिक व्यू में इसकी डिमांड कितनी है, और डिमांड अगर है तो हमें कितना इसका उत्पादन करना चाहिए, इसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए, इस कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, इसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, इसकी पैकिंग क्या होना चाहिए। सोचिए हर एक जब बारीकी चीज़ का अध्ययन करते हैं आंतरिक व्यू में, उसको बोलते हैं इंटरनल। दूसरा होता है एक्सटर्नल। जब आपकी वस्तु बन जाती है, जब आप मार्केट में उतरते हैं, लार्ज लेवल में बिक्री करते हैं, उसमें ब्रोकर होता है, कुछ लोग का अंडरराइटर कमीशन देते हैं, अभिगोपन करते हैं, किसी वस्तु को बेचने के लिए कमीशन देते हैं कि ठीक है भाई एक पेन है, अगर आप 100 पेन बेचते हैं मैं आपको 10 रुपया दूंगा। अब आपको एक्सटर्नल व्यू में देखना है, कंपटीशन भी देखना है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड हो जाता है, एक्सटर्नल। बस एक 2 पॉइंट का इंडिकेट करना। अब एक्सटर्नल में 2 पॉइंट और जुड़ा होता है, एक होता माइक्रो, एक होता मैक्रो। ये भी इंडिकेट क्या होता है, अब देखिए माइक्रो मीन्स होता, अब इसमें भी इंटरनल में 2 पॉइंट कर दिया। अब पता से जो भी छोटी छोटी बारीकी को देखना है, पता चला कस्टमर आ गया 10 या कस्टमर आ गए 20, अब आपको उसमें देखना है कि हमारा परमानेंट ग्राहक कौन है। लोग देखते हैं ना कि भाई अपने परमानेंट ग्राहक को हमेशा बचा के रखना चाहिए, और जो कभी काल कोई एक दुका आता है तो उसको लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर नए ग्राहक नहीं पकड़ेंगे तो व्यवसाय कैसे आगे चलेगा। तो ये जो आंतरिक व्यू में 1 यूनिट के हिसाब से बात करते हैं, बारीकी चीज से अध्ययन करते हैं, ये आपको होता है माइक्रो। जब ये लार्ज लेवल में देखते हैं, पूरे देश में देखते हैं, पूरा स्टेट में देखते हैं, एक देश से दूसरे देश तक देखते हैं, बेचने की बात करते हैं, तो होता है आपका माइक्रो। बस इतना ही बात था। आज लंबी क्लास रहेगी, 5-6 घंटा कर देंगे दोस्त, कोई बात नहीं। अगला बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक्स पॉलिसी।
इकोनॉमिक्स पॉलिसी। चलिए देख लेते हैं अब इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या होती है। जैसे फिस्कल डिफिसिट पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, इस सारी चीज़ों का इंडिकेट करता है। अभी इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपका फिस्कल हो गया, राज्य हमने शुरुआत में बोला राजकोषीय कितना होना चाहिए, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, आपका टैक्स सिस्टम क्या होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स कितना रेट होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स का रेट कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला इसमें देखते हैं सैलरी पे कितना टैक्स लगाना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स होना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशनल कैपिटल गेन पे कितना टैक्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जुड़ा होता है इकोनॉमिक्स पॉलिसी से। बजट जो आप बनाते हैं, कैपिटल बजट पे कितना खर्च करना है, रेवेन्यू पे कितना खर्च करना है, ये सारी अध्ययन जो करता है आपका इकोनॉमिक्स पॉलिसी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में जुड़ा होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है जो उसको नियंत्रण करती है आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, क्रैपिंग इन्फ्लेशन, जैम्पिंग इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये सब बारीकी चीज़ को जो अध्ययन कौन करता है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी कैसे उसको नियंत्रण करती है। टाइप्स ऑफ मनी कौन होता है, M1 मनी क्या है, M2 मनी क्या है, M3 मनी क्या है, M4 मनी क्या है, ये बारीकी चीज़ आपको होता है इकोनॉमिक्स पॉलिसी। ठीक है, अब ये जब हो जाता है आपका अगला आता है कुछ गवर्नमेंट का रूल होता है। अब गवर्नमेंट जो होता है, आपका दोस्तों आवाज काफी आती रहती है, कभी काल इसी चीज के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट करता है। अब गवर्नमेंट जो है ये क्या करता है, इसमें 4 पॉइंट का इंडिकेट करता है। पहला होता है रेगुलेटरिंग एक्ट, लेटरिंग एक्ट, यहां से लिख देते हैं। दूसरा होता है आपका प्रमोशन, तीसरा आपका आता है प्लानिंग, अगला आपका आता है प्लानिंग के बाद एंटरप्रेन्योर। अब इसमें ध्यान देखना दोस्तों, पहला है रेगुलेट, जो आपका रेगुलेटिंग कहते हैं इसको, रेगुलेटिंग। अब इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है कि भाई कोई व्यवसाय कर रहा है, क्या उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, बिना लाइसेंस की कोचिंग तो नहीं चला रहा है। अगर वो अपना कोचिंग खोल लिया है, ऐसा तो नहीं पता चले बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा या कहीं और पढ़ा, मैं उसका लाके बैनर अपने यहाँ टांग दिया, बच्चों को गुमराह कर रहा हूँ कि देखो देखो मेरे में पढ़ाई करके गया है, बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ के गया, तो गवर्नमेंट पूछेगी कि भाई ऐसा क्यों फेक न्यूज़ फैलाते हो, आप वही न्यूज़ फैलाओ जो आप रियल में हो। इससे क्या होता है, समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ें आपका होता है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है। गवर्नमेंट कैसे उसको नियंत्रण करती, व्यवसाय के लिए है, अगर आप कोचिंग खोले तो आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, आप कितना जीएसटी टैक्स देते हैं, आपके पास स्लिप है कि नहीं है, या आप सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करते हो। अगर वेलफेयर के लिए काम करते तो कोई बात नहीं, अच्छे से करो, सबको करना चाहिए, बट ऐसा नहीं आप वेलफेयर दिखा के फिर पैसा वसूलते हो, क्या वो आपके पास ऐसा नहीं लीगल मार्केटिंग कर रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट एक एक्ट बनाती है, व्यवसाय को कैसे एक नियंत्रण में रखना है, सुधार में करना है कि एक व्यवसाय की वजह से दूसरा व्यवसाय इम्पैक्ट ना हो, उसको अपने ही चीज़ में रहना चाहिए, अपने दायरा में रहना चाहिए। ये चीज़ें होती है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। अगला होता है प्रमोशन। अब प्रमोशन मीन्स क्या होता है, कभी काल प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कभी आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर में आईसीआई जो आईसी बैंक है, ये काफ़ी अपने आप को बहुत डेवलपमेंट किया, प्राइवेट सेक्टर की है, और इसको गवर्नमेंट ने इसका प्रमोट किया। यूनियन बैंक बहुत अच्छा सर्विस दिया, इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको अप्रिसिएट करता हूँ, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये होता है आपका प्रमोशन करना, प्रमोट करना
एक प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। एक होता प्लानिंग। कभी कभार गवर्नमेंट खुद से कोई प्लान करती है। अब प्लानिंग अगर देखा जाए, आज तो इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया है 2015 में। पहले आज़ादी के बाद से 1955 या बाद 51-52 के बाद शुरुआत हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर तक का प्लान रखा जाता था। गरीबी मिटाना है, भुखमरी हटाना है, रोजगार देना है, हेल्थ को बेहतर करना है। 5-5 साल तक का क्या करता था, नियम बनाता था। 5 साल यही पॉलिसी चलता रहेगा जब तक इस चीज़ का कवरेज नहीं कर लेते। जब रिकवर हो जाता फिर दूसरी पॉलिसी बनती थी। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, अब हम इस प्लानिंग को चेंज करके नीति आयोग लाते हैं। तो पहले जो पॉलिसी प्लानिंग थी इसको बोलते थे सेंट्रलाइजेशन, आज हो गया है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, पहले क्या था, सरकार खुद से नीतियां बना ली। पता चला, एग्जाम्पल लेते दोस्तों, ये प्यारा भारत है। अब मान लीजिए प्यारा भारत जो भी, इसको समझिए, बस ऐसे एक रफरी आप समझ जाइए। ये कश्मीर हो गया, यहाँ पर यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, सब अलग अलग जो राज्य हमारे देश के हैं, सो ऑन। अब यहाँ पर पता चला सबको 5 साल तक क्या नीतियाँ बना दिया कि भाई सभी राज्यों को क्या करना है, अच्छी एजुकेशन या आजकल एजुकेशन को एडुकेशन बोलते हैं, अच्छी एडुकेशन लोगों को देना है। अब ये देने के लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, मान लीजिए चलो 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अब 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, अब सबको बांट दिया, भाई तुम भी 1000 लो, तुम भी 1000, ये भी है, ऐसे बांट दिया, 100 दे दिया, 100 तुम लो, 100 ये भी ले, 100 ये भी, सबको बांट दिया। पता चला केरला स्टेट है, वो ऑलरेडी 97% लोग पढ़े लिखे हैं। क्या इसको 1000 रुपये की जरूरत है? हो सकता है इसकी डिमांड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की डिमांड है, अच्छे कॉलेज की डिमांड है, अच्छे रोड की जरूरत है। तो जो जरूरत है वो चीज़ें नहीं मिल रहा है। हर साल उसको 5 साल बेचारे को ही मिल रहा है, एजुकेशन बेहतर करो, एजुकेशन बेहतर। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो नीति लेके आया, बोला वैसे नहीं चलेगा। दिल्ली से लोग बांटते चले गए, ऐसे नहीं अब चलेगा। अब लोग दिल्ली से पैसा नहीं जाएगा, लोग ये बोले भाई हमारी समस्या क्या है। जैसे यूपी के गवर्नमेंट या यूपी के लोग बोले, लोकसभा में जाके पार्लियामेंट में डिबेट करे, चर्चा करे, बोले कि भाई हमारे राज्य में नहरें अच्छी नहीं है, हमारे राज्य में बाढ़ आ जाती है, हमारे राज्य में सूखा पड़ जाता है, या हमारे राज्य में यहाँ पर देखा जाए जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र की सी लेवल बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हमारे लोग के लिए रहने में बड़ी असुविधा क्रिएट हो रही, प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लोग अपनी समस्या को केंद्र को बताएं। लेकिन वो कैसे, जो आप लोग का MP MLA जो चुन के आप भेजते हैं, ये लोग जा करके आपकी बात को रखें, तो सरकार क्या करेगी, पैसा देगी। इसी को बोला गया नीति योजना। तो प्लानिंग जो गवर्नमेंट क्या करती है, नीतियाँ बनाती है कि अब लोग अपनी बातें खुद भेजें। जैसे आपके घर में 3 भाई हैं, तो तीनों भाई बोले अपने पापा से, पापा मुझे कॉपी की ज़रूरत है, पापा मुझे जूते की ज़रूरत है, पापा मुझे जो है अच्छी किताब की ज़रूरत है, मुझे कुछ नया चीज़ सीखने के लिए, मैं ट्रैवलिंग पे कहीं सीखने जा रहा हूँ, मुझे उसके पैसे की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें अगर डिमांड करेंगे तो जल्दी डेवलप होगा। अब पता चला ऑलरेडी उसका पेट भरा है, उसको हमेशा 2 रोटी एक्स्ट्रा दिए जा रहे हो, उसको बेकार व्यर्थ कर रहा है ना उसका। तो इसीलिए उसको लाया गया, नीति लाया गया, अर्थात प्लानिंग बनाती गवर्नमेंट, ये पॉलिसी को जोड़ा गया। अगला होता है इंटरप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योर मीन्स होता है दोस्तों, जब गवर्नमेंट खुद से कोई व्यवसाय करती है, खुद से कोई उद्यमी बनती है, खुद से कोई काम करना शुरू करती है, डिसीजन लेती है कि मैं खुद एक नया चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे मेक इन इंडिया, अब देखिएगा एनडीए गवर्नमेंट ने नया कॉन्सेप्ट लेके आया 2014 से ही, मेक इन इंडिया। अब भारत खुद ही बनाएगा, ना कि हम दूसरे देश पर डिपेंड रहेंगे कि भाई हमें मोबाइल चाहिए, या हमें कंप्यूटर चाहिए, या हमें कोई वेपन सेक्टर चाहिए। नहीं, हम खुद अपने देश में बनाएंगे। हमें अगर चाहिए तो उसका फार्मूला दे दो, या उसके हिसाब से हमें जो तत्व की ज़रूरत है, रेडियो एक्टिव तत्व की ज़रूरत है,
या टंगस्टन की ज़रूरत है या कोई गैस जो भी है या सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है, अब हमें सिर्फ उनकी ज़रूरत है या स्किल्ड की ज़रूरत है, हम ट्रेनिंग के लिए अपने बच्चों को भेज सकते हैं। जो फीस होगा आप ले लो, वो बच्चे वापस हमारे देश में आएंगे। हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, इसको बोला गया मेक इन इंडिया। तो जब गवर्नमेंट खुद से काम करती है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ये होता गवर्नमेंट का कुछ रूल है ये बिजनेस इन्वायरमेंट का। प्रेजेंट टाइम में देखिएगा तो सरकार कुछ इसी चीज़ पे नीतियाँ लाती है और सोचती भी काम करती भी है। अब अगला हम बात करते हैं कंज्यूमर एक्ट, उसके बाद ये बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर एक्ट में दोस्तों क्या होता है, आप एक ग्राहक हो, आप खुद समझ सकते हो हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, किस तरीके का वस्तु उत्पादन करना है, इसकी बारीकी को समझते हैं। अब इसमें कौन कौन सा कंज्यूमर एक्ट में आता है? कंज्यूमर एक्ट। अब कंज्यूमर एक्ट अगर पुराना देखा पहले क्या, अब इसको 2019 में इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम कोपा रख दिया गया। ऐसे बोलते हैं लोग, नए नए कंज्यूमर ऑपरेटिंग पैनल एक्ट नया नया नाम देते रहते। आप बस खाली सुन लीजिए इसमें क्या है बेसिक चीजें। कंज्यूमर एक्ट क्या होता है? सरकार जो है लोगों को एक सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। कभी काल जैसे आपने कोई वस्तु खरीद लिया, डुप्लीकेट वस्तु आपको दे दिया, आपको डुप्लीकेट वस्तु दे दिया, आपने देखा भाई मैंने अमेजोन से यहाँ देखा थे ब्रांडेड चीज़ दिखा रही थी और ला करके मुझे डुप्लीकेट वस्तु दे दिया, तो सरकार उसके लिए एक एक्ट बनाई है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 3 स्तरों पे आप क्या कर सकते हैं, एक रीट जारी कर सकते हैं, एक लिखित जारी कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पहला बेस इसका दिया है आपका जिसको बोलते हैं मशीनरी। अब मशीनरी मीन्स होता है जो एक सिस्टम बनाया गया। पहला इसमें आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेट, तीसरा होता है आपका नेशनल। ये बेसिक आधार यहां से शुरुआत हुआ। अब देखिए क्या है, पहले अगर आपको सुनवाई नहीं करना होता, आपको पहले कंज्यूमर एक्ट जहां जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट पे होगा। डिस्ट्रिक्ट के अगर आपका सुनवाई नहीं हुआ, लोअर कोर्ट में अगर आपका सुनवाई नहीं हुआ तो आप जाएंगे हाई कोर्ट अर्थात स्टेट कंज्यूमर। यहां से नहीं हुआ तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सोचिए, इसलिए आपको गवर्नमेंट एक प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। ये आपका हो जाता है। दूसरा से हम अगला पढ़ते हैं सोशल कल्चरल। अब क्या है सोशल कल्चरल? सोशल मीन्स जो आपका समाज है, देश है। भारत अगर देखा जाए तो एक प्रकार से डाइवर्स ऑफ कंट्री इसको बोलते हैं। कल्चर के लिए भी, लैंग्वेज को लिए भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर विविधताएं हैं, वेशभूषा, खाने पीने का, रहने का, बातचीत करने का। इसलिए एक होता है आपका सोशल। अब सोशल कल्चरल, अब सोशल कल्चरल मीन्स क्या होता है, जो समाज को, संस्कृति को कैसे बचाया जाए या इसके जो वस्तु उत्पादन किया जा रहा है। जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं। अब तो समय थोड़ा चेंज हो गया। अब पहले लोग जमीन पर बैठ के चटाई बैठ खाना खाते, अब टेबल पे खाने लग गए, लेकिन भोजन वही बन रहा है, वही दाल चावल रोटी सब्जी दूध घी पनीर यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है जीवन में। तो ये प्रकार से क्या है, ये आपका सोशल एक समाज की कल्चर है। जैसे कुछ वस्तुएं आप देखते होंगे, कहीं लहसुन को आपको जीआई टैग मिल रहा है, कहीं आप दाल भाटी चूरमा को जीआई टैग मिल रहा है, कहीं पान बनारस पान को जीआई टैग मिल रहा है। ये क्या है आपका एक सोशल कल्चर की ही बात कर रहा है, जो आप समाज से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। और उसी हिसाब से आपका भोजन हो गया, उसी हिसाब से आपका पहनावा हो गया, उसी हिसाब से आपकी भाषा हो गई। क्योंकि भारत एक बहुलवादी देश लोगों का एक देश है। यहाँ पर कई भाषा है, कई जातियाँ हैं, कई धर्म हैं, लेकिन सब भी मिलके एक देशवासी है। तो ये जो बात करता सोशल कल्चर।
अब सोशल कल्चर अगर देखा जाए तो भारत में मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश में कोई वस्तु बन रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ है, जैसे इंदौरी पोहा है, तो उसकी अपनी एक ब्रांड है, उसकी अपनी एक पहचान है। मुंबई का आपका वड़ा पाव है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक आइडेंटिफाई है। बनारस का पान है, उसकी अपनी एक पहचान, उसकी एक आइडेंटिफाई है। ये सोशल कल्चर से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसको बचा के रखना है। दूसरा होता आपका, एक होता फेमा। अब फेमा क्या है दोस्तों, ये 1973 में था, अब इसको चेंज करके 1999 में इसको क्या, पहले क्या था फेमा, सुनिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1973 में लाया गया था। अब इससे क्या फर्क पड़ा था, पहले जो था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश जब आज़ाद हुआ था तो आप देखते होंगे एक बार देश के लोग डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आए और हमारे देश पे 200 साल तक शासन करे। तो इसने क्या कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक एक्ट बनाया, बहुत ही कठोर बना दिया गया। हम एक्सचेंज करेंगे, लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन एक रूल के अकॉर्डिंग। भैया हम बहुत डरे हुए हैं, कहते हैं कि दूध का जन्म जो बिल्ली होती है मट्ठा फूंक के पीती है, तो इसीलिए कानून बनाया गया, बहुत डर गई थी। बाद में क्या हुआ, 1999 में इसको चेंज किया गया। क्या चेंज कर दिया गया, जो ये एक्ट बहुत एक कठोर था, इसको चेंज करके एक सरल बना दिया गया। क्या कर दिया, बहुत सरल, एक सिंपल कर दिया गया कि अब आपको लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं। आपको इंडिया से लेके श्रीलंका बेचो, अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, कोई वस्तु बेचो, मगर अब आपको ज़्यादातर, पर तभी भी थोड़ा चीज़ें आपको WTO के अकॉर्डिंग, अब इसमें आ गया कौन, इंटरनेशनल WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत चेंज किया। लेकिन भारत ने अपने देश में 1999 जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस एक्ट को जो कठोर था उसको सरल कर दिया, बस इतना ही किया था। ये होता है आपका फेमा। एक लास्ट में आपका आता है CSR, ये देखिए, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक ही क्लोज। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है, देश में कुछ प्राइवेट कंपनियां जो फैक्ट्रियां लगी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनको गवर्नमेंट बोला कि कुछ तो भैया आप समाज के लिए बेहतर करो, जो आप इतना कार्बन उत्सर्जन करते हो, जो यहाँ का रिसोर्स का यूज़ करते हो, जो आप एक डस्टबिन बना दे रखे हो पूरे नदियों को, जो गंदे पानी फेंक के उसमें डालते हो, तालाब को दूषित कर रहे हो, नहर को दूषित कर रहे हो, नदियों को दूषित कर रहे हो, इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी बनती है समाज को बेहतर किया जाए, अर्थात कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज पे आपकी एक दायित्व बनती है, आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। बस इसका मेन मकसद यही था, क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये चाहे आपका 3%, 2%, ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से निर्धारित करती रहती है दोस्तों, ये डाटा चेक कर लेना, ये चीज़ें आपकी होती है। तो ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले समझते हैं। जब आप अपने देश में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए, अपने इकोनॉमिक्स को अच्छा सुधार कर लिए, अपने CSIR को अच्छा बेहतर कर लिया, फेमा को अच्छा कर लिया, इकोनॉमिक्स पॉलिसी को बेहतर कर लिया, अब यहाँ जब आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक हो गया, प्रोडक्शन कर लिया, अब आप कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं। जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। पहली चीज़ आपको देखना है, जैसे BOP क्या है, दूसरा देखेंगे WTO क्या है, तीसरा देखेंगे IMF क्या है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या है, फिर उसके बाद आप देखेंगे AOA क्या है,
ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, उसके बाद गैट्स क्या है, ये आपका बेसिक चीजें होता है। एफडीआई क्या है, एफटीआई क्या है, एफटीआई क्या है, ये बेसिक चीज आपका शुरू हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए नाम में सब छुपा दिख रहा है। और भी है, साफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, एफए क्या है, एफटीए क्या है। बस इतना ही अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं एक एक करके इसको समझाता हूँ। चलिए पहला शुरू करते हैं, बीओपी क्या है, ये इस साइड से हम बताएंगे दोस्तों। बीओपी मीन्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप समझिए क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब ऐसे समझिएगा, ये दो इसके अकाउंट है। अभी क्या करता बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जैसे कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में लाया गया, तो उस वक्त मनमोहन सिंह ने उस कॉन्सेप्ट को लाया था, जब हमारे देश की स्थिति अगर देखा जाए तो काफ़ी खराब हो गई थी, हम काफ़ी ऋणी होने वाले थे। लेकिन बीओपी ही अगर देखा एक प्रकार से एलपीजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने देश की चीज़ों क्या कर लिया, फिर से बैलेंस किया। तो बैलेंस इसी प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट एक प्रकार से अगर इसको देखा जाए, एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाया गया। करंट अकाउंट मीन्स क्या होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका अकाउंट बनता है, एक होता है विजुअल, विजुअल, एक होता है नॉन विजुअल, विजुअल, विजुअल। अब इसमें क्या है, विजुअल और नॉन विजुअल में क्या होता है, स्पेलिंग दोस्तों होता रहता है, आगे पीछे चेक कर लेना। विजुअल मीन्स होता है जो आपका ये दृश्य है जो दिखाई देता है, और यहाँ क्या है, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता। अब क्या दिखाई देता, क्या नहीं दिखाई देता। जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं बीओटी, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। अब ये दो चीज समझिए। जैसे आप मान लीजिए कोई वस्तु बेच रहे, मेरे पास से पेन है, मैं इस मार्कर या पेन को मैं बेच रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है मेरे पास से जा रहा है, मैं मार्केट से इसको खरीद कर ला रहा हूं, मेरे पास आ रहा है। तो जाती हुई वस्तु को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर दिया, और आती हुई वस्तु को हमने क्या कर लिया, आयात कर लिया। तो ये कहां पर होता है, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट कौन होता है, विजुअल, जो दृश्य है जो दिखाई देता है। ये पार्ट किसका है, ये करंट अकाउंट का, करंट, करंट इसको बोलते हैं करंट अकाउंट का। अब करंट अकाउंट में अगर देखा जाए तो एक विजुअल हो गया, तो विजुअल में आपका आता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक ट्रेड में आप क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आपका हो गया, लेकिन ये भी होता है जो वस्तु दिखाई दे उसी की बात करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ ऐसी वस्तु हैं जिनका हम, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। जैसे सर्विस लेना, ट्रेनिंग लेना, किसी से ज्ञान अर्जित करना, ऑडियो के माध्यम से सुनना, ये सारी चीजें क्या हो रहा है, वो होता है आदृश्य। तो आदृश्य में क्या आता है आपका, जैसे सर्विस, आप सर्विस क्या कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, सेवा। अब सेवा क्या भाई, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक टीचर है, एक सीए है, आईएएस ऑफिसर है, ये सब लोग क्या करते हैं, सर्विस देते हैं।
इसलिए लिखा होता है यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सब लोग सेवा देने आते हैं, वो नौकर है सर्वेंट है किसके, जनता के। पावर में उनको सिर्फ उपाधि दिया गया वो अपनी सुरक्षा के लिए, ना को किसी को मारने और पीटने के लिए, तो सर्विस देते हैं। और इस सर्विस किस में आता है, नॉन विजुअल आता है, जो अदृश्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया करंट अकाउंट। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट अब बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में जो लॉन्ग टर्म के लिए बात होती है, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो आप बात करते हैं, जिसमें आपका एफडीआई आ गया और एफपीआई आ गया, लोन आ गया, ये सारी चीजें किससे जुड़े होते हैं, आपका कैपिटल अकाउंट से। भाई लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल के लिए भारत में अगर मेट्रो आके यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया जापान कंपनी ने, बुलेट ट्रेन अगर भारत में आके इन्वेस्टमेंट हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, रेलवे लाइन बिछ रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, तो काफ़ी इसके लिए जो काम किया जा रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो एफडीआई क्या करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं, वो किससे जुड़ा होता है, कैपिटल से जुड़ा होता है, जो आपकी पूंजी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसको और इंक्रीमेंट करता है, बढ़ोतरी करता है। दूसरा होता है एफपीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोस्तों सबसे बेकार चीज़ है, ये व्यक्ति इतना चालू होता है ये कॉन्सेप्ट, जैसे प्रॉफिट होगा पैसा खूब निकालेगा, और जैसे लगा लॉस में गया वहां से विड्रॉ करेगा, दरवाजा बंद भाग लेगा। इसका काम होता है, चतुर चालाक है, ये हमेशा प्रॉफिट, जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आप देखिए पैसा कब लगाते हैं, जब आपको लगता है किसी वस्तु की प्राइस बढ़ गई, तभी तो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर परचेज करते हैं। और जैसे लॉस में जाएगा आप शेयर परचेज करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका काम होता है, ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो होता है आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इसकी निर्माण के लिए जो चीज़ें होती है वो कैपिटल अकाउंट से जुड़ा होता है। तो दोस्तों मैंने ये जो बात किया बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट मीन्स क्या है कि भाई किसकी बैलेंस जा, अगर मान लीजिए कहते हैं कि कैपिटल अगर आपके देश में सबसे ज़्यादा आता है तो आपका देश सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। लेकिन करंट अकाउंट कहते हैं कि अगर, एक चीज़ थोड़ा बारीकी चीज़ बताते हैं दोस्तों, करंट अकाउंट अगर घाटे में होता है तो इसका देश पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर कैपिटल अगर घाटे में होता, लॉस में जाता है, तो ये देश पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, बहुत बड़ा लॉस दिखाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता। भाई आपने घर बना रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने 20 साल 30 साल तक कमाया था, आप बच्चों की शादी करते, एक प्रकार से वो भी कैपिटल ही है। डिवोर्स हो जाना, तलाक हो जाना, वो आप पे ही बीतेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसी प्रकार से अगर कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग टूट गई, गिर गया, बाढ़ आया उसको बहा ले गया, भूकंप आया गिर गया, एक प्रकार से सबसे बड़ा लॉस होता है। कहते हैं कैपिटल अगर लॉस हो गया, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, आधा काम किया आधा रह गया, तो कहते हैं इससे देश की, किसी भी देश की पूरी नींव हिल जाती है, लेकिन इससे कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता। ठीक है भाई, डॉक्टर अगर सर्विस नहीं दिया तो क्या होगा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर नहीं हमारा इलाज किया, कोई बात, हम दूसरे डॉक्टर से करा लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा कम पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें हमारा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए कभी कभी बारीकी चीज़ को समझना, कैपिटल बेहतर होता है या करंट। तो करंट के घाटे होने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कैपिटल अगर घाटे में आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये बात थी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। अब बैलेंस मीन्स क्या है, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे इसको एक नियंत्रण में रखा जाए, एक शेष में होना चाहिए। जैसे तराजू का पल्ला होता है, तो आप उसको बैलेंस करते हैं कि कोई भी चीज़ बढ़े या घटे ना। अगर 10 की वस्तु की डिमांड है तो 10 ही रुपये की कीमत की वस्तु से हमें देना है, उसको बैलेंस करके रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस चीज़ का सर्विस हमें देना चाहिए, किस चीज़ का सर्विस हमें लेना चाहिए। अगर भारत में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर आते हैं, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे देश के लोगों को अच्छा स्किल्ड बनाता है, तो देश तो आगे बढ़ेगा ही, देश तो आगे बढ़ेगा। अगर डॉक्टर अच्छा सर्विस नहीं देगा, टीचर अच्छी ज्ञान नहीं देगा, एनालिटिकल तरीके से नहीं समझाएगा, तो यहाँ की युवा कैसे आगे बढ़ेगा। इसके लिए बोला जाता है करंट अकाउंट में अगर देखा जाए तो सर्विस बेहतर अगर है तो ठीक है।
अब बात करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वार जब समाप्त हुआ और ये 1945 में आके सब कहानियां बनती हैं, इसी वक्त आपका WTO बन रहा है, वर्ल्ड बैंक बन रहा है, IMF की तैयारी की जा रही है, फिर कभी सुधार करके इनको 1992 में कुछ सुधार कर दिया गया, बट ये सब 1945 के ही करामात है, इनकी देन है। अगर आपको फैक्चुअल याद रखना है इतने बीच में आप चले जाओ, कभी कोई पूछे तो बोल देना 1945 के बाद, 46, 47, 45, ठीक। अब इसमें क्या हुआ देखिए एक समरी तरीके से। सेकेंड वार समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सभी देश बैठ के सोचे, जर्मनी की हालत खराब होगी, जर्मनी पे बहुत बाउंडेशन लगा दिया गया, हिटलर पागल हो गया, उसने सोचा भाई मेरे पे तो बाउंडेशन कर दिया गया, उसने सेकेंड वार बढ़िया से लड़ाई कर लिया। लेकिन जब सेकेंड वार समाप्त हुआ तो यहाँ लोगों ने कहा अब एक काम करो, जो लोग जन धन के नुकसान हुआ ही है, अब फिर से एक देश की एक समाज को बेहतर करने के लिए एक बैंक की स्थापना करते हैं। बोले बैंक किस लिए बनाओगे? भाई जो लोग गरीब है, जिनके ज़्यादा लोग टूट फूट हो गई, जिनके घर के ज़्यादा नुकसान हुआ, जिनके लोग ज़्यादा मरे हैं, अब उनको अच्छे रोड देंगे, अच्छे लोन देंगे, अच्छे पैसे देंगे, वो अपना फिर से अपने आप को क्या कर सुधार कर सके, रिकवर कर ले, ठीक ठाक से मरहम पट्टी कर ले। इसलिए बनाया गया वर्ल्ड बैंक। इसका काम पैसा देना, बैंक का काम नाम ही छुपा वर्ड में, विश्व बैंक। पैसा चाहिए ले जाओ भैया, क्या करोगे? स्कूल बनाना, कोई बात, क्या करोगे? खेती कर ले जाओ, और क्या करोगे? हॉस्पिटल बनाइए, ठीक है ले जाओ। ये सारी चीज़ें वर्ल्ड बैंक का काम होता है। अब वर्ल्ड बैंक में कुछ देश को भी सदस्यता भी मिलती है, जो देश अपने देश का, मान लो भारत है, चाइना है, जापान है, जो पूरा एशियन कंट्री है, अगर ये लोग अच्छा काम करते तो इनको भी ज़्यादातर इसमें सदस्यता मिलती। सबको सदस्यता मिलेगी भाई, कि भाई आपका भी बोलने का अधिकार है, इसमें वोटिंग करने का अधिकार है, इनकी भी अलग अलग चुनाव होती है, इनकी भी अगर चेयरमैनिंग होती है, ये अलग इनका पूरा एक विस्तार है दोस्तों। फिर दूसरा होता है WTO, इसी का एक दूसरा होता है, ये तो था लोन वगैरह दे दो, पैसा बांट दो बैंक से। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों बनाया गया? इसका मेन मकसद था कि भाई जब लोगों के पास पैसा चला गया, अब पैसा मान लो मलखान को मिल गया 2 लाख, बुधई को मिल गया 4 लाख, दीनदयाल को मिल गया 80 लाख, सबको मिलते जा रहा है। अब ये लोग पैसा ले करके अब सोचेंगे कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट कर लिए। करने के बाद अभी व्यक्ति क्या करेगा? व्यापार करेगा एक देश से दूसरे देश। जब एक देश से दूसरे देश व्यापार करेगा तो बोला गया इसके लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए। पता चला हम आपको व्यापार कर रहे हैं, आप हमारे बस पे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, या आपकी बस तुम्हारे पास आए, हमने कम टैक्स लगाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जो संस्था होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पूरा नियंत्रण करेगी कि कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स नहीं लगाना, कब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखना, किसके साथ नहीं रखना है, ये क्या करता? पूरा निर्धारित करता है। ये संस्था बनाया गया व्यापार को आगे बढ़ावा के लिए। दूसरा होता IMF। ये इसका काम क्या होता है? ये तो व्यापार से जुड़ गया दोस्तों। जब पैसा आया तो व्यापार करोगे, आप ट्रेड करोगे। ये हो गया बैंक हो गया, लोन वगैरह ले लो खूब जितना चाहो, पैसा ले जाओ। अब इसने बोला भैया तुमने पैसा दिया, इन्होंने व्यापार किया, इसका काम क्या होता है? इसने बोल दिया, पहले इसका नाम IDBI करके नाम था, बाद में चेंज किया गया। एक होता IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है इसको समझते हैं। इसने बोला अगर कभी काल क्या होता है, आपको डॉलर की ज़रूरत है, दिनार की ज़रूरत है, दहराम की ज़रूरत है, पाउंड की ज़रूरत है, यान की ज़रूरत है, एन की ज़रूरत है, तो इस प्रकार से इसने क्या कर दिया? बोला एक काम करो, मेरे पास एक बड़ा सा कटोरा है, इस कटोरे में भैया पैसा रख दो, यहाँ डॉलर हो गया, यहाँ रुपया हो गया, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ यूरो हो गया, यहाँ पर रुपया हो गया, ऐसे सारे करेंसी आ गए। अब क्या हुआ? किसी ने कहा रुपया चाहिए, ले जाओ भाई, किसी का डॉलर चाहिए, ले जाओ भाई, तो बोलेंगे एक काम करो रुपया ले जाओ, डॉलर दे दो। किसी ने कहा एक काम करो हमें यूरो चाहिए, कहेंगे एक काम करो यूरो चाहिए तो डॉलर दे दो। तो ये क्या क्या कर, इसका काम क्या होता है? एक्सचेंज करना। जैसे लोग कहते नहीं भैया मैं आपको 100 रुपया ऑनलाइन कर देता हूँ, मुझे कैश दे दो,
ठीक उसी प्रकार से इसका काम होता है एक्सचेंज करना। ठीक है, लाओ ले जाओ, लाओ ले जाओ। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी थोड़ा स्पेशल रखा गया है, उसको बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट में वही सारी चीज इसमें है, 5 कंट्री जोड़ा गया है। एक जिसमें आपका डॉलर हो गया, यहाँ पर लिख देते दोस्तों, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, पाउंड डॉलर हो गया, एन हो गया, येन हो गया। अरे इसमें एक ही बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, USA, यूरोप, 5 कंट्रीज में टोटल मिल करके एक SDR बनाते हैं। SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट। इन्होंने क्या कर दिया, सेम इसी चीज को क्या कर दिया, एक जैसे बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ 2017, 18, 19, 20 में एक करेंसी चली थी, डिजिटल करेंसी बोलते थे उसको। तो डिजिटल करेंसी काफ़ी बहुत फेमस हो गई थी कि आपको डिजिटल करेंसी चाहिए। ठीक उसी प्रकार का ये है, एक प्रकार से स्पेशल ड्राइंग राइट क्या करता है, आपको अगर पैसा चाहिए डॉलर, या आपको चाहिए रुपया, या आपको चाहिए जो भी, ये क्या करता है, 5 करेंसी अपने पास रखा है। एक ये जो रखा है, इसका काम है क्या है, कभी कभार आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो उस पैसे को इससे कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे आपको डॉलर चाहिए तो उस डॉलर में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। आपको अकाउंट में प्लस होगा, यहाँ से माइनस होगा। आपको जापानी करेंसी चाहिए, एन चाहिए, जो भी, तो वहाँ से माइनस होगा, आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। इसका काम है एक प्रकार से स्पेशल एक बना दिया गया है। जैसे कभी का पैसा नहीं मिला तो एक बॉन्ड है, आप ले जाओ, अपना काम करो, जिस दिन पैसा होगा आप वापस कर देना। तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट बना के IMF के द्वारा निर्धारित किया गया, 1955-56 में इसको बनाया गया। तो ये बेसिक चीज हो गया आपका। तो हमने बात कर लिया WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। अब बात करते हैं AOE, इसको समझते हैं। AOE क्या है, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट भाई कोई न कोई तो आप एग्रीमेंट करते हैं, किसी से पैसा लेते तब भी एग्रीमेंट करेंगे, व्यापार करेंगे तब भी एग्रीमेंट लेंगे, आप शादी करेंगे तब भी एग्रीमेंट करेंगे। तो ये चीजें हैं, आपका एग्रीमेंट से जुड़ा है। ये क्या करता है, कल्चरल या ऐसे बोलते हैं, जो आपका कृषि से जुड़ा होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड ऑफ एग्रीमेंट। अब इसको सुनते हैं, समझते हैं क्या है। ये संस्था क्या करती है, इसको अगर देखा जाए तो एक प्रकार से WTO ही चलाती है, ट्रेड से जुड़ा है। लेकिन इसका काम क्या है, एक होता है ग्रीन जोन, एक होता है येलो जोन, एक होता आपका रेड जोन। अलग अलग एक जोन बनाया गया, जोन है, एक एरिया दे दिया गया। अब क्या है समझते हैं, जैसे आप देखते होंगे भारत में, बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है, बासमती चावल। अब चावल का उत्पादन वहीं सबसे ज्यादा होगा जहां पर जल की अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता हो। जैसे तटीय क्षेत्र हो गया, बंगाल का एरिया हो गया, आपका गंगा जमुना, ये जो पूरी तराई क्षेत्र, जो आपका पूरा द्वाब एरिया, यहाँ पर हो सकता है। पंजाब में भी लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है बंगाल का। अब बंगाल के लोग अगर क्लाइमेट के अनुसार चावल उत्पादन करते हैं और उनके चावल में किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स, किसी प्रकार का केमिकल की सबसे ज़्यादा क्या है, मिक्सचर नहीं है, सबसे ज़्यादा दवा नहीं डालते, खाद कम मात्रा में, पूरे नेचुरल तरीके से उगाते हैं, तो उनकी चावल की क्वालिटी क्या होगा, अच्छी क्वालिटी होगा। जब अच्छी क्वालिटी चावल होगा तो उसको कौन से जोन में डालेंगे, ग्रीन जोन, बहुत अच्छी जोन है। अब A1 क्वालिटी का अगर चावल है, राइस है, इसको इस जोन में डाल देंगे।
अब पता चला उन्होंने थोड़ा सा केमिकल मिला दिया, आर्टिफिशियल चीज़ें कलर वलर करने लग गए आजकल, तो उसको सेकेंड जोन में डाल देंगे। और राइस कौन सी जोन में आ गया? अब पता चला ये एकदम घटिया प्लास्टिक मिला रहे हैं आजकल, आर्टिफिशियल चावल का में प्लास्टिक ज़्यादा मिला रहे हैं, तो ये आ जाएगा रेड जोन। क्योंकि आपके चावल में केमिकल ही केमिकल है, बहुत कुछ मिलावट है, कंकड़ पत्थर है, ये आ जाएगा रेड जोन। ये क्या करता है, एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट जो है 3 जोन बनाया है, 3 बॉक्स बनाया है, ये चेक करता है। अब इसी के आधार से आपका व्यापार जो होता है, जो आपका व्यापार होता है, वर्ल्ड ट्रेड आप करते हैं, व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश, अगर आपकी वस्तु अच्छी क्वालिटी है तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, घटिया क्वालिटी आ जाएगी तो कम डिमांड, महा घटिया आ जाएगी तो भैया कहेंगे अपना हटाओ लेके जाओ। ये इसका काम है। जो फसल है, क्रॉप है, चाहे आपका फ्रूट हो, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे पल्स हो, दाल हो, किसी प्रकार का, चाहे आपका वेजिटेबल हो, ये पूरा चेक करता है। चेक करने के बाद आपकी वस्तु को परमिट करता है, ले जाइए बेचिए। अगर घटिया क्वालिटी होगा तो उसको रिजेक्ट करता है। इसका काम इसी पे, ये अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है ये वस्तुओं को चेक करता है। अब भाई अच्छी चीज़ है भाई, अगर हमने भारत में हमने पता चला गेहूं मंगाया, एक एग्जाम्पल देखा होगा, पहले भारत में एक जई होती है खेतों में, घड़ी की सुई की तरह नाचती है। हमने जब कभी ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से गेहूं का डिमांड करते थे, ये इतना घटिया क्वालिटी, हमें समझो ये 3rd क्वालिटी का जोन का गेहूं देते थे। दोस्तों अपनी इतिहास पढ़ना चाहिए देश की, आज लोग जाति और धर्म में अटके हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए। कि सबसे बड़े हम तो कहते हैं उस प्रधानमंत्री को जिन्होंने जय जवान जय किसान की नारा दिए, आज देश यहाँ तक पहुँचा है, बहुत अच्छी बात, उनके लिए मैं तो हमेशा प्रणाम करता हूँ। तो हमें रेड जोन का सबसे ज़्यादा घटिया क्वालिटी दिया गया और उसमें ऐसा केमिकल मिलाया गया, ऐसी एक प्रकार से जई जो देखा जाता है खेतों में आज उग जाता है, इतना नुकसान किया हमारे धरती को। क्या हुआ कि वो बंजर कर देती जमीन को। तो इसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि दिया गया भाई आपकी प्रोडक्शन कम होगा तो फिर आप खाने की लालच होगी, फिर से उनसे डिमांड करोगे, और डिमांड करोगे तो हमेशा सोचेंगे कि भाई मैं तो पावर में हूं, मैं कुछ भी करूं। ये चीजें क्या करता है, बहुत अच्छा चीज है कि एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट जो संस्था बनाई गई है, इस फसल को चेक करती है कि मिलावट तो नहीं है, केमिकल तो नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। तो आप इसीलिए आप देखते होंगे कोई वस्तु जब आप खरीदने जाते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, ISI का मार्क होता है, एग मार्क का चिन्ह होता है, ये क्या है, ये ब्रांड की बात नहीं है, ये क्वालिटी की बात करती है। इसलिए लोग ब्रांडेड चीज़ लेते हैं या उसको चेक करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी एक फार्मूला है, उनकी अपनी एक कॉपीराइट है, उनकी अपनी एक ट्रेडमार्क है, तो उससे पहचान होती है, ट्रेडमार्क होती है। जैसे ग्रीन जोन होता है, किसी का रेड जोन, आप देखते होंगे कहीं भाई इसमें थोड़ा देखो ये वेजिटेबल है या नॉन वेजिटेबल है, तो आप देखिए किसी पैकिंग में थोड़ा सा गोल सा हरा सा बिंदु बना होता है। ये सारी चीज़ें इसी का देन है जो आज लोग अच्छी वस्तु का उपभोग करते हैं। इससे समाज के लिए है, देश के लिए है, लोगों के लिए सोचा जाता है। अगला आता है ट्रिम्स क्या है, और ट्रिप्स। ट्रिम्स होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट, अब इसको बोलते हैं। एस मीन्स सर्विस से बढ़ के हम यह हटा देते हैं, लेकिन एस लगाते हैं, सर्विस से जुड़ा नहीं है, ट्रिम्स लगाते हैं। ट्रिम्स एस साइलेंट है, ऐसे करके अब देखिए क्या है। ट्रिम्स मीन्स होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट। अब इसमें क्या है, जो आप व्यापार करते हैं किसी न किसी से रिलेट होता है। अब इसमें जो मेजर की बात करता है, ये जुड़ा होता है आपका FDI से, FDI से। लॉन्ग टर्म, मान लीजिए अमेरिका को कोई आईफोन कंपनी है, भारत में इन्वेस्टमेंट करती है। अब भारत में जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो भारत की सरकार क्या करती है, उसको मेजर करती है, एक नाप के बैठती है, भाई 10 साल 20 साल हमें इसको सुरक्षा प्रोवाइड कराना है। चाइना की अगर मेट्रो दिल्ली में लगती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको सुरक्षा देती है। इसका काम होता है सुरक्षा से जुड़ा होता है, प्रोवाइड करना। दूसरा होता है ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें आपका पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। क्या क्या होता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट,
कॉपी राइट। ये बेसिक चीजें क्या होता है, आपका ट्रेंड से जुड़ा होता है कि भाई भारत में कोई कंपनी है, जैसे टाटा का, बिरला का, अंबानी, सबका अलग अलग, सबकी अपनी एक ट्रेड है, उनकी अपनी एक मार्क है। रिलायंस की अपनी एक मार्क्स, एक चिन्ह है, उनकी अपनी एक फार्मूला किसी वस्तु को बनाने का। जैसे आईफोन मोबाइल है, उसका अपना एक बेस है, फार्मूला है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपका वन प्लस मोबाइल है तो उसकी अपनी एक ब्रांड है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये होता है ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये पूरा क्या दे रखा है, एक प्रकार से सुरक्षा दिया जाता है, किसी भी वस्तु को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ये चीजें हैं। अगला बात करते हैं गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड सर्विस। गैट्स हुई जनरल, सभी देश समान रूप से एक एग्रीमेंट करते हैं, हम भी आपके साथ व्यापार करेंगे, आप हमारे साथ व्यापार करेंगे, इसकी बात करें। एफडीआई, एफपीआई हमने शुरुआत में बात कर ही लिया था। अब बात करते हैं साफ्टा और नाफ्टा। इसको साफ्टा मीन्स होता है जो साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बेसिक चीज क्या होता है, जब आप नॉर्थ अमेरिका के साथ कोई व्यापार करते हैं, इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे भारत ने कोई वस्तु अमेरिका के पास भेजा तो भारत की वस्तुओं पे अमेरिका टैक्स नहीं लगाएगा। अमेरिका की वस्तु अगर इंडिया में आती है तो इंडिया गवर्नमेंट उसकी वस्तु पे टैक्स नहीं लगाएगा। ये चीज होता है। साउथ अमेरिका के साथ अगर होता है तो साफ्टा, नॉर्थ अमेरिका के साथ होता है तो नाफ्टा। तो दोस्तों ये पूरा था इंटरनेशनल पूरा बिजनेस मैनेजमेंट, सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस। हमने पहले शुरुआत किया बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आज हमने पूरा बात किया, एक यूनिट को अच्छे से समझा। अब दूसरा यूनिट हम लेके आते हैं जिसमें आप बात करेंगे ऑडिट और अकाउंट्स। ये चलता रहेगा, अब बढ़िया से आपको क्लास मिलता रहेगा, आप खाली सुनते रहिए, चीजें समझ में सब आ जाएगा। तो दोस्तों आज इतना करते हैं, फिर दूसरा वीडियो हम लेके आते हैं आपको ऑडिट एंड अकाउंट्स। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।